इन्वेस्ट करना ऐसे हो गया जैसे कि पिछले जो रियर व्यू मिरर है, गाड़ी का पीछे देखने का वाला आईना है, उसको देख के क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? दिस गाय वाज एबल टू टेक मी फ्रॉम 7.1% टू 12%। सर कभी कभी फंड अच्छा चलता है पर मैनेजर चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? क्या आप किसी उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे जिसका ड्राइवर ही स्टेबल ना हो या ड्राइवर ही बार बार चेंज हो रहा हो? तो सर सही तरीका क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला फंड ये अच्छा परफॉर्म करेगा? मेन पॉइंट और चेकलिस्ट दे देता हूँ 5 पॉइंट्स की। FinVision. Yes. Decision. – 2026 चल रहा है और 2025 में इंडियन इक्विटी मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए और अब अनसर्टेनिटी, एक्सपेक्टेशन एंड वॉलेटिलिटी हाई है। और इस वक्त सबसे डेंजरस काम है गलत म्यूचुअल फंड चूज करना, क्योंकि रोज कोई ना कोई सोशल मीडिया में सो कॉल्ड बेस्ट म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन देते रहते हैं। मैंने खुद भी ऐसी कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर स्कीम देखी है जिसने 50% से ऊपर रिटर्न दिया है और देखकर ही दिल करता है कि सारा पैसा इसी में ही डाल दूं। पर सच ये है कि इस मूवमेंट पर की गई एक गलती 10 साल का पूरा रिटर्न खा जाती है। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवाल, जो कि आज बताएंगे कि कैसे हम सही म्यूचुअल फंड का चयन कर सके। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता, एंड ऑलवेज गुड टू बी हियर। यस, बाजार को देख के लग रहा है कि केवल एक ही जगह इन्वेस्ट करो कि जो पिछले साल गोल्ड एंड सिल्वर की दौड़ अभी भी चल रही है, केवल उसमें पैसे लगाओ। हाँ जी। और काफी सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी भी आ रही है। आइए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगले साल के लिए और फ्यूचर के लिए कैसे सही म्यूचुअल फंड का चॉइस करें। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मैंने कई लोगों से एक लाइन सुनी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर रिटर्न। पर ऑनेस्टली हम सबसे पहले यही देखते हैं जब हम स्कीम लेते हैं, फंड वगैरह चूज करते हैं कि पिछला इस स्कीम ने कैसा रिटर्न दिया, तभी हम आगे डिसीजन लेते हैं। तो क्या हम ये गलती कर रहे हैं? देखो, सब करते तो यही है और ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग फिर उसके बाद पूरे लाइफ टाइम पछताते रहते हैं। एंड ये नेचुरल है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमें ये लगता है कि जो आज इसने रिटर्न्स दिया है, इसने रिटर्न नहीं दिया तो ये अच्छा होगा, ये खराब होगा। बिल्कुल। तो ये अधूरी नॉलेज होती है जिसके बेसिस पे काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये टोटली गलत है। गलत क्यों है? आपने केवल पास्ट परफॉर्मेंस पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पास्ट परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट करना ऐसे हो गया जैसे कि पिछले जो रियर व्यू मिरर है, जो गाड़ी का पीछे देखने का वाला आईना है, उसको देख के क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें जो है पिछले 5 साल का डाटा है। जो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप फंड्स थे, वो 2025 तक आते आते लास्ट में पहुंच गए। तो अगर आप आज ये गलती कर रहे हैं तो कल आपका भी यही हाल होने के ज्यादा चांसेस है। आज आप देखेंगे कि जो भी गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर या कमोडिटी वाले जो फंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रैली वहीं पे होगी, तो वहाँ वो सबसे टॉप क्लास होंगे, सबसे हर रिकमेंडेशन में आ रहे होंगे और सबका मन कर रहा है कि भाई आज नहीं इन्वेस्ट किया तो ये गाड़ी छूट जाएगी। बिल्कुल। और सिमिलरली इंडियन मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दिए। इवन ग्लोबल फंड्स जो हैं, जो यूएस वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं या बाहर चाइना या जापान में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो टॉप परफॉर्मिंग पे आ रहे हैं। तो क्या ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी? गारंटी तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करने से पहले आपने देखना है कि भाई इसमें रिटर्न्स तो आए, किस वजह से आए। तो हो सकता है जैसे कि अभी कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न्स दिए तो ऑब्वियसली वो फंड्स टॉप पे आ गए होंगे। तो क्या ये रैली लगातार चलती रहेगी? हो सकता है चलती रहे, लेकिन डाटा तो ये सजेस्ट करता है लो ऑफ एवरेजेस प्लेस आउट एंड ये जनरली रिपीट नहीं होता है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करना सब ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आपको पछताना पड़ सकता है बाद में। आइए हम डिस्कस करेंगे कि किस किस पैरामीटर्स पर हम इन्वेस्ट करें। केवल रियर व्यू मिरर देख के ना तो गाड़ी चलाई जा सकती है और ना ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा डीप रिसर्च करना होता है। हाँ जी। वो उसके बारे में हम आपको मोटे मोटे पॉइंटर्स बात करेंगे।
तो सर सही तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला फंड ये अच्छा परफॉर्म करेगा? केवल पास रिटर्न देखकर ही नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है। बिल्कुल। हमारे पास म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए तो 200 प्लस पैरामीटर्स हैं जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, पर मैं आपको 5 मेन पॉइंट और चेकलिस्ट दे देता हूँ, 5 पॉइंट्स की, जिसको आप यूज करके आप खुद भी कर सकते हैं। परफेक्टली। और फौजी भाइयों के लिए डीएसओपी और म्यूचुअल फंड का एलोकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहला स्टेप क्या है? मैं तो जो रिटर्न देखती हूँ वो 3 से 5 साल का ही देखती हूँ, तो ये क्या गलत है? गलत नहीं, अधूरा है। ठीक है, तो आपने केवल पास्ट फ्यू इयर्स के रिटर्न्स ऐसे ही ना देखें कि उसके कितने रिटर्न्स हैं। आपने एक्चुअली तो अगर पास्ट रिटर्न्स भी देखने हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए एक रोलिंग रिटर्न कॉन्सेप्ट होता है, वो देखना है। रोलिंग रिटर्न है जो आप अगर फिनविजन की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको म्यूचुअल फंड्स के दिख जाएंगे, हमारे ऐप में भी दिख जाते हैं जो इन्वेस्टर्स को हम देते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो रोलिंग रिटर्न्स में उसको कंपेयर कीजिए, असेस कीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि वो किस किस पीरियड में अपने बेंचमार्क से या कैटेगरी एवरेज है उससे कितना वो बेटर परफॉर्म किया। तो आपका जो अच्छा म्यूचुअल फंड है वो 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स में जनरली आपके बेंचमार्क को और इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अगर उस पीरियड में 10 साल के पीरियड में आपने देखा उसके ड्रॉ डाउन्स कम है और उसके रिटर्न्स ज़्यादा है, तो वो फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। तो रोलिंग रिटर्न्स को देखें, जिसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी देख सकते हैं, अदरवाइज भी अवेलेबल है, तो वो एक बेटर पैरामीटर होता है देन जस्ट लुकिंग एट पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न। So that is one concept, that is you should look at rolling returns. सर जब मार्केट ऊपर जाती है तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, बिल्कुल, और जब मार्केट नीचे गिरती है तो सबको डर लगता है। सही बात है, और यहीं पे एक अच्छे म्यूचुअल फंड का भी टेस्ट हो जाता है। जो हमें म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, मान लीजिए 2 फंड है, फंड ए फंड बी, फंड दोनों ने रिटर्न्स तो दिए 10%, तो इक्वल है, लेकिन जब मार्केट हर साल मार्केट वोलेटाइल रहती है, बिल्कुल, पिछले साल भी थी, इस साल भी रहेगी, लेकिन जब वो गिरा तो फंड ए गिरा 10% और फंड बी जो है गिरा 15%। तो जो फंड ए है वो अच्छा फंड है, फंड बी है क्योंकि उसका ड्रॉ डाउन ज्यादा था फॉर द सेम पीरियड एंड इन सेम सर्कमस्टांसेस, तो वो अच्छा फंड नहीं है। तो हमें जब पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करें तो हमें केवल ऐसा ही प्लेयर नहीं चाहिए कि वो सहवाग की तरह बस छक्के मारे, हमें विकेट बचाने वाला और लॉन्ग टर्म जो कि पूरा गेम प्ले करे ऐसा स्ट्राइकर चाहिए और प्लेयर चाहिए, क्योंकि लाइफ का इन्वेस्टमेंट जो है वो साल 6 महीने में खत्म नहीं हो जाता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इक्विटी में, तो लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। जैसे कि फौज में भी बोलते हैं ना, तो टू प्रोटेक्ट वेल यू हैव टू डिफेंड वेल। बिल्कुल, तो पहले अपने डिफेंसेस बनाएं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो फंड फिट हो सके उसको लें और आपको ग्रोथ की दे। तो डिफेंड वेल टू अटैक बेटर। सर रिटर्न तो बनते हैं, पर खर्चे का क्या? एडवाइजर बोलते हैं कि 1 से 1.5% का ही तो खर्चा है। बिल्कुल, एंड उसको अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इसके बारे में अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों की समझ है। यस, मार्केट में सदा ही 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो डायरेक्ट आप खुद कर सकते हो, उसमें रिसर्च भी खुद करना है, मैनेज भी खुद करना है, कंप्लायंसेस भी खुद फॉलो करना है अपने आप। और एक रेगुलर है जो आपको एडवाइजर दे रहा है और उस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। उस खर्चे को कभी कभी सोशल मीडिया में मैंने भी देखा है कि अगर आपने रेगुलर में किया होता, डायरेक्ट में किया होता, तो 30 साल में आपका 20% एक्स्ट्रा होता। बिल्कुल होता, लेकिन वो 20% कहाँ से एक्स्ट्रा होता? एक इन्वेस्टर है, वो अपना जब फंड चूज करेगा, वो फंड चूज अपनी नॉलेज से करेगा, अपने अवेयरनेस से करेगा, या कोई उसने यार दोस्त ने बोल दिया, उसकी स्कीम में उसके पोर्टफोलियो में देखा, बोलते हैं यहीं पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो कर लेगा। तो यहीं पे इन्वेस्टर्स आपका उस आधा 1% उसके पास जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। और जब ये कंपेयर होता है, ये कंपेयर क्या हो रहा है? आज तक हम फौजी लोगों की बात करें तो हमने सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है हमारा
DSOP बिल्कुल कि भैया पे मुझे एक यूनिट में जब मैं कमीशन हुआ एक अच्छा 2IC मिला, उसने मुझे जबरदस्ती DSOP साइन करा दिया और मेरे तो करोड़ों रुपए DSOP में बन गए बिल्कुल और उसको हम अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। बिल्कुल उसने रिटर्न्स कितने हैं 7.1। तो इसका मतलब ये भी है कि इसके सिवाय हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किए उसके रिटर्न्स एक्चुअली 7.1 से कम है, तभी तो हम उसको अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स की बात कर रहे हो कि भाई मेरी स्कीम में मैंने एडवाइजर के थ्रू किया तो 12-13% बन गए, बिल्कुल अगर उसके थ्रू नहीं जाता तो 13.5 बन जाते। तो इंस्टेड ऑफ that 0.5% pinching you, you should be thankful that this guy was able to take me from 7.1% to 12%. बिल्कुल लेकिन आप उसको प्ले कर सकते हो कि अगर ये नहीं होता तो आप आधा % एक्स्ट्रा बना पाते, लेकिन ये नहीं होता तो आप शायद 7.1 भी नहीं होते। बिल्कुल तो आपको उसने 5-6% का एक्स्ट्रा बेनिफिट कराया। So you should be thankful to him, बिल्कुल and you should be thankful to every guy, like you are thankful to your unit twice or unit CEO who made you fill that extra DSOP subscription, that he guided you that, and this is where the value is added. बिल्कुल तो घर में फौज में गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों में जब से अगर हम ऑफिसर्स लेवल पे बात करें तो हम सबको टेम्पटेशन होता था शुरू में ड्राइव करना, तो छोटा मोटा ड्राइव करने में मजा आया। हमें ड्राइविंग सीखी डेजर्ट्स में, सैंड ड्यून्स में, मजा आया। लेकिन जब हमने लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते थे, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता था, तो हम सदा प्रेफर करते थे कि ड्राइवर ड्राइव करे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट थोड़ी देर का हो सकता है, कंसिस्टेंसी तो लॉन्ग टर्म है ना। भाई ड्राइवर उसमें गाड़ी में कुछ कमी हो गई, ट्रैफिक है, तो आप पीछे अपना कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो सकते हो, बाकी काम कर सकते हो, अपना यूट्यूब भी देखना है वो भी देख सकते हो। तो क्या ड्राइविंग में वो सब कुछ मिलेगा? नहीं, क्योंकि एक ही टाइम फोकस कर सकते हो एक ही चीज पर। इफ somebody is there to take you there, you should be happy going there. Yes, nothing comes free. Even driver doesn't come free. बिल्कुल। So in case somebody is ready to help you and somebody is there to genuinely help you, that is a better path. वो डायरेक्ट वाला पाथ तो हर जगह है। ऑनलाइन बच्चों की बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो क्या स्कूल क्यों भेजते हैं फिर? और सुबह सुबह ठंड में भी भेजते हो उन्हें। एक डिसिप्लिन भी रहता है और कोई आपको गाइड करता है। अवेलेबिलिटी तो सब चीज की है, अवेलेबिलिटी तो गीता बुक भी अवेलेबल है, ज्ञान ले लो पूरा कि कितने लोगों ने लिया, फिर भी हम सुनने जाते हैं ना। बिल्कुल, मंदिरों में सब कुछ है। तो एडवाइजर और गाइड और मेंटर सब जगह काम करता है। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंसेस की बात है, तो वो सेबी रेगुलेटेड होते हैं, उससे 1% भी म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं हो सकते, और सेबी रेगुलेटेड होते हैं। और अभी उन्होंने वैसे भी इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए खर्चे वैसे भी कम कर दिए हैं, जिसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट एज पर योर गोल्स एंड इन द राइट स्कीम्स एंड राइट इंस्ट्रूमेंट। In case you can do it and you think that you have that knowledge available, which generally is not true, you can do it yourself or follow the advisor, but follow this matrix at least. बिल्कुल। सर, अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कौन सा फंड ले, लार्ज, मिड या स्मॉल कैप? यस, ये लोगों का जनरली यही सवाल होता है और हमारे पास भी काफी लोग आ रहे हैं। तो राइट आंसर है राइट एसेट एलोकेशन। तो अपनी एसेट एलोकेशन को राइट करें, अपने एसेट एलोकेशन डिसाइड करें। एसेट एलोकेशन का मतलब है इक्विटी, डेट और अदर लाइक गोल्ड एंड फॉरेन इक्विटी। तो उसमें कितना कितना आपका रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन फिट होता है, तो उस पर ज़्यादा काम करें। जब उस पर काम कर लिया, बाकी इंस्ट्रूमेंट शुड फॉलो देन। इट शुड नॉट बी कि पहले लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप चूज किया, फिर एसेट एलोकेशन लास्ट। नहीं, एसेट एलोकेशन पहले करना है। जब आपका एसेट एलोकेशन हो गया, राइट एसेट एलोकेशन विल डिपेंड ऑन योर एज एंड रिस्क एपेटाइट। तो हम मानते हैं कि एक मिडिल एज वाला अफसर है, 35-40 साल या 45 साल, उसके लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो। कहने के लिए तो फौज में 40 के आसपास का अफसर या कोई जवान भी है तो काफ़ी सीनियर रैंक पे होता है, लेकिन उसका वो लाइफ का और कैरियर का ऑलमोस्ट मिडवे ही होता है 40 के आसपास, क्योंकि 60 तक तो काम करेंगे ही। फौज से अगर 54 में रिटायर भी हो गए तो 60 तक तो फिर भी चलेगी लाइफ। एक मीडियम रिस्क लेके कम से कम चलना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं
एंड आप नेटवर्थ ठीक ठाक है आपका बैकग्राउंड से, तो आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ओके। तो राइट कॉम्बिनेशन जो होता है एग्रेसिव के लिए आपका हो सकता है 70 to 80% इक्विटी एंड 20 to 30% डेट ओब्लिक गोल्ड ओब्लिक अदर स्कीम्स। ओके। तो जैसे कि गोल्ड हालांकि काफी बढ़ गया है एंड सिल्वर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी एसेट पोर्टफोलियो में 5 से 10% और एट मैक्स 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपने रीजनल रिस्क से बचना है, एंड वो काफी प्रोमिनेंट भी है आज के दिन वो टॉक कि भाई इंडिया में रिटर्न्स नहीं बने तो फॉरेन इक्विटी में लगाओ, यूएस में लगाओ, तो 5-1% आपका ग्लोबल उसमें हो सकता है, तो तकरीबन 10 से 20% के करीब आपका इसमें हो, और 5 से 10% आपका हो सकता है डेट में। और डेट में आपका जो डीएसओपी सब्सक्रिप्शन है या डीएसओपी फंड है, पीएफ फंड है, वो भी तो डेट ही है, हाँ जी, वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आ जाता है। और रिमेनिंग 70 to 80% बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी इक्विटी। और इक्विटी में रीट्स भी आ जाते हैं, अभी इन्वेट्स भी आ जाएंगे थोड़े दिन में, वो पोर्शन भी इसी में 70 to 80% में आएगा। ओके। अच्छा, इसका क्या हो अगर आप इसी में इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में काफी मेरे पास यंग इन्वेस्टर आए और कुछ लोगों ने तो बोला कि सर मुझे अपने फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मल्टी एसेट क्यों दिए हैं, मैं तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे तो केवल स्मॉल कैप चाहिए, सब चेंज करो। तो मैंने उनको थोड़ा समझाया, तो हालांकि कुछ लोग तो जिद पे अड़े रहे, तो मैंने 1-2 स्मॉल कैप भी उनका स्टार्ट किया। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं या सदा ही रिटर्न्स आते हैं, लॉन्ग पीरियड होते हैं, 8-10 ईयर का कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है। अब उनके सवाल आने बंद हो गए हैं क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट तो ऊपर आ गई और स्मॉल कैप ऊपर नहीं आए, सारे डाउन थे, सारे ही डाउन है। हालांकि उनका सब्सक्रिप्शन चल रहा है कुछ लोगों का, लेकिन ठीक है। तो लेकिन अभी वो एग्रेसिवली उस हिसाब से यंग इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे स्मॉल कैप की तरफ, तो ये इसमें नहीं जाना। और वैसे भी मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा अगर हम देखें, मिड कैप फंड्स ने एक्चुअली लॉन्ग हिस्ट्री में स्मॉल कैप से ज्यादा ही रिटर्न दिए हैं। तो आपका पोर्टफोलियो में क्या हो, आपका सवाल ये था। तो आपका देखो जो 70 to 80% है, तो उसमें आप 30 से 40% फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, बिल्कुल। 20% के करीब आपका मल्टी कैप हो, तो इसमें जनरली फिट हो जाता है सब कुछ। और बाकी का पैसा मिड कैप में हो या एक मल्टी एसेट फंड हो, उसमें भी जा सकता है, या कोई थीमेटिक फंड है उसमें जा सकता है। तो दिस शुड बी जनरली योर स्ट्रेटजी, मीनिंग 30 to 40% फ्लेक्सी कैप, और फ्लेक्सी कैप ओब्लिक मैं फोकस फंड भी बोल दूंगा इसमें। तो ये हो गया तकरीबन 20% के करीब मल्टी कैप और 10% के करीब आपका थीमेटिक फंड हो सकता है। तो ये आपका 70-80% हो गया। 20% आपका जो फंड्स हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह है, जो कि मल्टी एसेट फंड में भी आ जाते हैं, उसमें हो। और 5 से 10% आपका फॉरेन इक्विटी ले सकते हो। सर कभी कभी फंड अच्छा चलता है पर मैनेजर चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। वो फंड मैनेजर ही है जो आपका सारा पैसा कहाँ लगाना है उसका चयन करता है, उसको स्टॉक सिलेक्शन करता है, एसेट एलोकेशन भी वही करता है। तो अगर वो सही नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो सकता। क्या आप किसी उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे जिसका ड्राइवर ही स्टेबल ना हो उसका, या ड्राइवर ही बार बार चेंज हो रहा हो? जब आप गाड़ी भी चूज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं भाई ड्राइवर ठीक ठाक है, बिल्कुल सोया हुआ है, आराम किया हुआ है, कुछ लॉयल्टी इंटीग्रिटी है, एक्सपीरियंस है ड्राइवर। अगर आपका ड्राइवर ही रोज चेंज हो रहा है या रास्ते में 10 ड्राइवर चेंज हो रहे हैं किसी गाड़ी में, आपको पता लग जाए, तो क्या उस गाड़ी में जाओगे आप? नहीं, तो नहीं जाओगे। तो उस फंड मैनेजर में क्यों जाए? तो फंड मैनेजर कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड एंड फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा भी गया है कि पिछले 5-6 साल में 2-3 AMCs हैं जिनके ऊपर इंटीग्रिटी के सवाल उठे थे, जिसके फंड मैनेजर्स ने फंड रनिंग वगैरह के चार्जेस लगे थे और सच में पाए गए कुछ में, तो उनकी स्कीम्स ने जनरली परफॉर्म नहीं किया। तो फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी नहीं है
तो इन ए वे आपके साथ तो एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है ना, क्योंकि हर बंदे का विचार अलग होते हैं, बिल्कुल, फिलोसॉफी अलग होती है, उसका फेवरेट स्टॉक्स अलग होते हैं। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में 7,000 स्टॉक्स हैं, 7-8 हजार स्टॉक्स में ही आप पूरा रिसर्च कर लोगे, इतनी तो आपकी क्षमता किसी की भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो डीप रिसर्च तो आप कुछ ही का कर सकते हो, तो कुछ ही आपके फेवरेट होते हैं, कुछ ही आपका वो होता है। तो फंड मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, लाइक समथिंग लाइक क्वालिटी ऑफ ड्राइवर और क्वालिटी ऑफ द पायलट इन एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और यूनिट में बोले तो जो सीओ होता है, यूनिट का हेड होता है, यूनिट तो वैसे ही चलती है, सेम यूनिट, सेम ट्रूप, सेम कॉम्बिनेशन, सेम इक्विपमेंट, सेम वेपन्स। अगर लीडर चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आप ये मतलब जाते जाते एक कोई और की टेक अवे आप देख के जाओगे, मतलब जो हमारे व्यूवर्स और बेटर समझ सके इस चीज को? यस, देखो आपके इन्वेस्टमेंट में पहले तो या तो आपका नॉलेज उतना होना चाहिए, एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए। केवल चैट जीपीटी या एआई के थ्रू या किसी के रिकमेंडेशन के थ्रू या किसी का कॉपी करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले समझना है अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, और किस टाइप की आप जर्नी यहाँ से लेके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो गोल अचीव हो रहा है तब तक की आप करना चाहेंगे, वो आपको जानकारी होना चाहिए। वो आपको पहले असेस करना चाहिए या किसी के थ्रू, एडवाइजर के थ्रू, राइट, जो ट्रस्टेड है आपका, उस एडवाइजर के थ्रू असेस कराना चाहिए। बिल्कुल, फिर आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होना चाहिए कि हाउ मच शुड आई पुट इन ईच ऑफ द एसेट, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, इक्विटी हाउ मच परसेंट, डेट हाउ मच परसेंट, और गोल्ड, कमोडिटीज और फॉरेन इक्विटी कितना परसेंट। इट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। यस, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन। और फिर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन के लिए जो हमने 4-5 पॉइंट बताए हैं, रोलिंग रिटर्न, फंड मैनेजर्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कीम, ठीक है, उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या है, और उसका शार्प रेशियो क्या है, ये सब भी आते हैं। पर अब ये 5 जो हमने शेयर किए हैं वो फॉलो करिए, और इन्वेस्ट जरूर करिए, बिल्कुल, और इन्वेस्ट मार्केट में करिए। और कुछ लोगों का आज के दिन मीडिया में वो भी चल रहा है कि भैया इंडेक्स में लगाओ, ETF में लगाओ, दैट इज बेस्ट। नो, बेस्ट वो भी नहीं है, क्योंकि पहले तो ETF वगैरह तो लाइक शेयर्स आपको ट्रेड करना पड़ेगा, उसमें तो एट टाइम्स प्राइस वेरिएशन भी काफी होता है। दूसरा, इंडेक्स आपको रिटर्न्स देता है, बिल्कुल, क्या बेस्ट रिटर्न देता है? इंडिया में तो नहीं देता। और क्या इंडेक्स सेफ इन्वेस्टमेंट है? नहीं। जब लास्ट ईयर मार्केट गिरी तो आपके निफ्टी इंडेक्स ही तकरीबन 16-17% गिर गया, तो क्या 16-17% आपकी रिस्क एपेटाइट में फिट हुआ? आंसर नहीं है। तो समझदारी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज इन्वेस्ट अगर आप उतावलेपन में या जल्दी में कर देंगे, वो तो आपको अगले 10-20 साल आपको सफर करना पड़ेगा। तो बेटर होगा किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें जिस पे आपको ट्रस्ट है, उससे इन्वेस्ट करें। अगर फिनविजन की जरूरत पड़े तो हम हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। हजारों फैमिलीज, वैसे ऑफिसर्स फैमिलीज हमसे कनेक्टेड है, उनको हम उनके लाइफ गोल्स अचीव करने में मदद कर रहे हैं, आपकी भी करेंगे। बिल्कुल, कांटेक्ट करिए, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। और ये वीडियोस हम बार बार बनाते रहते हैं, लगातार बना रहे हैं फौजी भाइयों के लिए। उसको आप शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और उसका जवाब हम जरूर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।